ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी? बच्चा कहता फैमिली बहुत वधिया, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। तो फाइनली CS प्रोफेशनल की फैमिली का एक बार फिर मैं सभी का स्वागत करता हूं जी इस दरबार में, इस महफिल में। अच्छा, आज हमारी कस्टम की सेकंड लास्ट क्लास है, क्योंकि कल हम करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कल हमारा फाइनली कस्टम खत्म हो जाएगा जी। ऑलमोस्ट आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अच्छा, आज हमें एक टॉपिक करना है अपील अंडर कस्टम, ठीक है। एक साथ में और भी टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी, जिसको मैंने जब वैल्यूएशन का चैप्टर था वहाँ पर भी बताया था, और आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी कहा था कि इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी कई तरह की होती हैं, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम से नोट्स आज की क्लास के डाउनलोड किए हों, वैसे तो अपील का चैप्टर कुछ समझ में आया नहीं होगा, आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे समझाने के बाद ही आएगा, क्योंकि वो डायग्राम पूरे ना, वो डायग्राम जो है ना वो पूरे चैप्टर का कंसाइज डायग्राम है। और जब मैं वो समझा दूंगा उसके बाद आप खुद कहोगे सर डायग्राम आपने जो बनाया है ना वाकई कमाल कर दिया। बस उस डायग्राम में एक कमी है, उसके अंदर मैंने अपील करने की फीस कितनी होती है वो नहीं लिखी, उसको मॉड्यूल से आपने नोट डाउन करना है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी सारी बातें उस डायग्राम के अंदर लिखी हैं। और अगेन दोबारा फिर वही बोलूँगा, न्यू सिलेबस वाले बच्चे कहते हैं सर हमारा तो पागल बना दिया, सही बताएं तो। अब मैं क्या करूँ बताओ, मैं फिर दोबारा से वही लाइन बोलूंगा जी, ये वाला चैप्टर ओल्ड सिलेबस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यू सिलेबस के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में चैप्टर है तो हमें करके जरूर जाना है जी, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रोफेशनल वाले बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले लिख लें, एक क्वेश्चन तो वहां से बनेगा। न्यू सिलेबस वाले लिखना है लिख लें, नहीं लिखना मत लिखें, मुझे नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे सिलेबस में कवर है तो वो भी हमें करके जाना है, ठीक है। तो फाइनली कल हम कर देंगे कस्टम कंप्लीट। उसके बाद ना कस्टम के फिर 1 या 2 लेक्चर लूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, कि पूरे कस्टम में से किस किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे कंप्लीट करेंगे, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जो मैंने 12 लेक्चर में कस्टम कंप्लीट किया, अब एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तो बिल्डअप करना है ना सर। तो न्यू सिलेबस में हमें 10 नंबर पक्के करने हैं, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, हमें 25 से 30 नंबर पक्के करने हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगले आने वाले 2 लेक्चर मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बाद आपको मैं दिखा दूंगा, आप सारे क्वेश्चन देखना कितने इजी तरीके से आप सोल्व कर पाओगे जी, ठीक है। लो जी, अब आ जाओ जी, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब ये डायग्राम आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जी, इस डायग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से जी। इस डायग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, मैंने वहां पे डाला हुआ है। अब इस डायग्राम को ना आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस डायग्राम को समझना पड़ेगा, पूरे चैप्टर का कंसाइज डायग्राम मैंने इसके अंदर बना दिया जी। इसमें बस ये रह गई है कि अपील करने की फीस कितनी होती है, वो मैं आपको मॉड्यूल से दिखा दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो बाकी सारी बातें। अच्छा, फिर इसके साथ अटैच किया हुआ देखो यहाँ से टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाला चैप्टर है। अब ये ना एक बार आपने घर से सेल्फ रीड करके आना है, क्योंकि हम वैल्यूएशन में कर चुके हैं, स्टार्टिंग के अंदर आपको बता चुका हूं, एक बार आप रीड करके आओगे। इसमें कोई भी डाउट होगा ना, इसमें कोई भी डाउट होगा किसी ड्यूटी के बारे में, तो चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, चाहे मेरा नंबर आपके पास है 96430 वाला, उसमें आप मेरे को डाल देना। नेक्स्ट क्लास में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्टार्ट करवाने से पहले उस ड्यूटी को मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चल लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक बार आपने रीड करना है, ये सारी के सारे ना ड्यूटी हैं कि जो मतलब कौन कौन सी ड्यूटी एप्लीकेबल होती हैं, यहां पे एक बार आपको फटाफट से रीड करना है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, अगर एक बार रीडिंग लोगे तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लो जी, अब यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं जी अपील का चैप्टर। इधर सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब इस अपील के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज यार बातचीत नहीं, अब आने वाला ना जितना भी टाइम होगा आपने बस मेरी बातों को सुनना है, समझना है। इस डायग्राम के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। अब अगर मैं चैप्टर की बात करूंगा, चैप्टर हमारा है अपील अंडर GST। अब काफ़ी सारे बच्चे या तो ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे या करके जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम को करने के बाद ना आपको चैप्टर बिल्कुल बच्चों वाली गेम लगेगा। अच्छा, अगर मैं अपील की बात करूंगा सर, याद करो आपने GST के अंदर भी अपील अंडर GST वाला चैप्टर किया होगा, आपने इनकम टैक्स में भी अपील वाला चैप्टर किया होगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर किया होगा। अच्छा, अगर मैं अपील की बात करता हूं तो मैंने अपनी हर क्लास के अंदर कहा कि अपील का मतलब क्या होता है, फरियाद करना। फरियाद करने का मतलब क्या कि अगर मान लो मेरे अगेंस्ट में कुछ भी हुआ है
तो उसको लेकर मैं किसके पास जाऊंगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में और कस्टम में टेंशन मतलब हमने चैप्टर क्रिएट किया हुआ है अपील अंडर जीएसटी, अपील अंडर इनकम टैक्स, अपील अंडर कस्टम। भाई अगर तुम्हारे अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर पास होता है, मान लो डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट में है, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में तुम अपील कर सकते हो जी। क्या मेरी सीएस प्रोफेशनल की फैमिली का सिंगल बच्चा ये बताएगा कि इनकम टैक्स में अपील करने का हिरार्की क्या था जी? कोशिश करो बताने की इनकम टैक्स में अपील करने का हिरार्की क्या था जी? इनकम टैक्स में अपील करने का हिरार्की था, सबसे पहले अपील करेंगे सीआईटी अपील में, फिर अपील करेंगे आईटीटी में, फिर अपील करेंगे हाई कोर्ट में, फिर अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये इनकम टैक्स में अपील करने का हिरार्की था। और याद करो इनकम टैक्स में अपील में ना, जहां पे कमिश्नर अपील होती थी वहां पे कमिश्नर रिवीजन भी होती थी। मतलब कुछ केस में अपील की बजाय हम रिवीजन के पास जाते थे और फिर रिवीजन के बाद फिर हम आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते थे अगर वो डिपार्टमेंट अपील करेगा। असेसी वाले केस में रिवीजन के बाद अपील पॉसिबल ही नहीं होती थी। ये बातें आपने इनकम टैक्स में की होंगी, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे आपने जीएसटी में हिरार्की किया था। अब मेन मुद्दा ये आ रहा है कि आज जो हमें स्टार्ट करना है वो कस्टम में हिरार्की किया है, वो सुनो ध्यान से। अभी तक नॉर्मली आपने सुना होगा कि अपील करने का हिरार्की ये होता है कि सबसे पहले अपील जाती है कमिश्नर अपील में, फिर अपील करते हैं ट्रिब्यूनल में, फिर अपील करते हैं हाई कोर्ट में, फिर अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। इट मीन्स कस्टम में, ध्यान सुना, कस्टम में सबसे पहली अपील हमें किसके पास करनी है वो डिपेंड करता है कि जो हमारे अगेंस्ट कस्टम में ऑर्डर पास किया हुआ है वो किस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताओ, एक बात मैंने सोच के बताओ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मैं घर में छोटा हूं जी और मेरा एक बड़ा भाई है और मान लो मम्मी है, मान लो मम्मी है या पापा है। मम्मी पापा मान लो बराबर लेवल के अथॉरिटी होगी, मम्मी पापा जो हो गए बराबर लेवल के अथॉरिटी हो गए, मेरा बड़ा भाई ऑब्वियस वाला उनसे तो छोटा होगा। अब मान लो किसी बात पे कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरे भाई ने मुझे चांटा मार दिया, मेरे भाई ने कहा इधर आओ, इधर 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 इधर, क्या कर रहा था वहां पे, क्या कर रहा था? उनके साथ तेरे को मना किया, तेरे को घूमना नहीं है, वो नालायक है सारे, वो संगत तेरी अच्छी नहीं है, उनके साथ मत घुमा कर, पागल है ये। उन्होंने मार दिया चांटा। जब मेरे चांटा मारा मैंने कहा ये क्या मतलब है, चांटा मेरे मार दिया। मैं फटाफट क्या सोच के बोला, जब मेरे भाई ने मुझे चांटा मारा तो मैं अपील करने, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या मैं अपील करने डायरेक्टली अपने दादाजी के पास जाऊंगा, दादी जी के पास जाऊंगा, या मम्मी पापा बीच में भी है, मम्मी और पापा के पास जाऊंगा? मम्मी पापा के पास जाऊंगा ना। बट अगर मान लो मेरे चांटा मार दिया, पापा ने ही चांटा मार दिया, पापा ने कहा इधर आओ, इधर आ, तो उनके साथ वहां पे खड़ा रहता है, वो नालायक, वो नालायक बच्चे हैं, तूने नालायक बनने उनके साथ खड़ा होकर? मैं कहा नहीं पापा ऐसे कोई बात नहीं करी, इधर पापा ने मार दिया चांटा। अब सोच के बोला पापा ने ही चांटा मार दिया तो मम्मी आगे क्या बोलेगी? फिर मैं जाऊंगा दादा और दादी के पास। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान सुना, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट कहती है भैया जब आपके अगेंस्ट में किसी ने ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर किस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके बेस पे डिपेंड करता है कि भैया तुम्हें पहली अपील कहां करनी है। मैं दोबारा बोलूंगा सर, मेरी बातों को ध्यान सुनना, क्योंकि आप बच्चे वही हिरार्की लिख के आओगे बार बार और कस्टम में वैसा हिरार्की नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है कि कमिश्नर अपील हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। गवर्नमेंट कहती है वो नॉर्मली हिरार्की है, बट कस्टम में हर केस में वो हिरार्की काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा ऑर्डर जो पास किया है, भाई जो तुम्हारे अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया, भाई तुमने कस्टम ड्यूटी की चोरी की है, ये इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है, ये ऑर्डर किसने पास किया? मतलब ऐसी कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिसने तुम्हारे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है? अब देखो यहां पे सबसे पहला केस क्या आ गया जी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है जी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, मतलब जिसने ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट करेगी अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है, मतलब फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, एसीडीसी है। अब एसीडीसी जो होते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर से छोटे होते हैं, कमिश्नर से छोटे होते हैं। मान लो उन्होंने ऑर्डर पास किया, और अगर मान लो ऑर्डर खुद ही कमिश्नर ने पास किया, भाई ऑर्डर अगर मान लो कमिश्नर ने पास किया, कमिश्नर ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसने मेरे अगेंस्ट के अंदर ऑर्डर पास कर दिया, तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक अगर ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर से छोटी अथॉरिटी है, उस केस में सबसे पहली अपील जाएगी कमिश्नर अपील के पास। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली अपील जाएगी कमिश्नर अपील के पास। मतलब अगर तुझे थप्पड़ तेरे बड़े भाई ने मारा या बड़ी बहन ने मारा, फिर तू कहां पे अपील करने के लिए जाएगा?
भाई साहब मम्मी पापा के पास जाएगा, मतलब कमिश्नर अपील के पास जाएगा। बट अगर कमिश्नर ने खुद ही ऑर्डर पास कर दिया, एसीडीसी ने पास नहीं किया, अगर मान लो किसी केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमिश्नर खुद है, उसने ही अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया, तो फिर पहली अपील जो होगी वो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास होगी, मतलब दादा और दादी के पास होगी। बस ये बात ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, आपको मैं दिखाता हूँ इस डायग्राम को समझना कैसे है। सबसे पहले क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के 2 केस मैंने किए हैं जी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के 2 केस मैंने किए हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर, दैट इज एसीडीसी, और फिर वहां सेकंड साइड क्या लिखा है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। पहले हिरार्की समझते हैं। एक बार प्रिंसिपल कमिश्नर वाले केस को छोड़ दो, पहले बात करते हैं एसीडीसी की। अब अगर एसीडीसी ने ऑर्डर पास किया तो गवर्नमेंट कह रही है इसके अगेंस्ट, मतलब अगर ये ऑर्डर तुम्हारे फेवर में है, सोच के बोलना जी। आपको मैं सिंपल सी बात समझाता हूं। अगर मान लो इन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं अपील क्यों करूंगा भाई? अगर मेरे ऑर्डर पास किया होगा अगेंस्ट में, तभी तो अपील करूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है सबसे पहली अपील जो होगी ना इनके अगेंस्ट कहां जाएगी, कमिश्नर अपील के पास जाएगी। अब फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा CA1, चैट बॉक्स में लिखो रही फॉर्म नंबर क्या है, CA1। कितने दिन में अपील जाएगी, 60 दिन में अपील जाएगी। और अगर सफिशिएंट रीजन है, जेन्युइन रीजन है, तो 30 दिन का एक्सटेंशन तुम्हें और मिल सकता है। बस ये बात ध्यान देना जी। तो मतलब नॉर्मल टाइम पीरियड 60 दिन का है, 30 दिन का एक्सटेंशन और मिलेगा। देखो फर्स्ट अपील में लिखा है, फर्स्ट अपील मतलब फर्स्ट अपील हमेशा ही कमिश्नर के पास जाती है, ऐसा नहीं है। अगर ऑर्डर पास करने वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर कमिश्नर के रैंक से बिलो होंगी, प्रिंसिपल कमिश्नर की रैंक से बिलो होंगी, उस केस में फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील होगी, नहीं तो फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील नहीं होगी जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो जी, CA1 फॉर्म नंबर है, 60 दिन प्लस में 30 दिन एक्सटेंशन, फर्स्ट अपील आपकी यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे सुनना जी, अब जब कमिश्नर के पास अपील गई ना, किसी वजह से मान लो मैं वहां पे जा नहीं पाया, किसी वजह से मान लो मैं वहां पे अपील के टाइम पर मैं जा नहीं पाया। अब आपने नॉर्मली मीटिंग के में भी देखा होगा कंपनी लॉ के अंदर कि मीटिंग जब मेंबर्स पूरे नहीं होते तो कई बार मीटिंग एडजर्न हो जाती है। तो वही सेम केस यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम एडजर्नमेंट कर देंगे, बट मैक्सिमम 3 टाइम से ऊपर की एडजर्नमेंट नहीं होगी। मतलब भैया 3 बार तो हम वेट करेंगे, नहीं तो ना ये मान लेंगे कि दूसरे वाली पार्टी जीत चुकी है, बात खत्म जी। मतलब फिर तुम्हारे बिना ही हम कंक्लूड कर देंगे, तुम्हारे बिना ही हम कंक्लूड कर देंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि एडजर्नमेंट कितनी बार पॉसिबल होगा, 3 बार एडजर्नमेंट पॉसिबल होगा, उसके बाद एडजर्नमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे साइड में एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एडजर्नमेंट जो है वो पॉसिबल 3 टाइम पॉसिबल होगा, उसके ऊपर का पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कमिश्नर अपील। अब कमिश्नर अपील, मान लो कमिश्नर के पास अपील गई, कमिश्नर ने मेरा ऑर्डर देखा, अपना ऑफिसर बैठे थे, ऐसे स्पेक्स नीचे करके ऑर्डर देखना स्टार्ट किया, कह रहे अच्छा कस्टम की चोरी की है, ओके मतलब ये पंगा है, अच्छा ये वैल्यू भी गलत निकाली है, ठीक है ड्यूटी गलत निकाली है, अच्छा भाई बिल्कुल सही निकाला जी। कह रहे डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही ऑर्डर पास किया। सोच के बोलना, अगर मान लो कमिश्नर अपील कह रही है कि डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया बिल्कुल सही पास किया, मतलब डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट गया कमिश्नर के पास, और कमिश्नर ने भी ना मेरे अगेंस्ट बोल दिया, कमिश्नर ने भी मेरे अगेंस्ट बोल दिया। कमिश्नर ने क्या बोला कि जो एसीडीसी ने ऑर्डर पास किया था बिल्कुल सही पास किया था, भाई तुम हो ही चोर। विवेक तू चोरी है भैया, तूने कस्टम ड्यूटी चोरी की है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, बनता है, चुप करके पे कर दे। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कह रहा सर अगर मान लो कमिश्नर अपील ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, अगर कमिश्नर अपील ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया तो क्या उसके अगेंस्ट में आगे अपील कर सकता हूं? गवर्नमेंट कहती है यस अपील कर सकते हो जी। अब कमिश्नर अपील के अगेंस्ट अपील पॉसिबल होगी, कहां पे पॉसिबल होगी? ट्रिब्यूनल में। बट 3 केस ऐसे होंगे जिसमें तुम उनके लिए ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाओगे, वो डायरेक्टली 3 केस कहां पे जाएंगे? एक रिवीजनल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजनल अथॉरिटी, वो वहां पे रिवीजन करेगी, वो केस तुम्हारा ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी बहुत ध्यान से पढ़ना सर, क्योंकि डायग्राम में ना आपको समझ में तभी आएगा अगर आप मेरे को समझोगे यहां पे मैंने क्या कहा है। देखो जी, कमिश्नर अपील के पास मैंने क्या लिखा है? मैटर्स एक्सेप्ट 3 स्पेसिफाइड मैटर, मैटर एक्सेप्ट 3 स्पेसिफाइड मैटर, मतलब 3 मैटर को छोड़ के कोई भी मैटर है, 3 मैटर को छोड़ के कोई भी मैटर है, आप फॉर्म भरोगे CA3, फॉर्म भरोगे CA3, सेकंड अपील करोगे अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जी। किसको बोलते हैं? अपीलेंट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। बट अब देखो CA8, अब कमिश्नर से डायरेक्टली कहां पे केस जाएगा? रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास केस जाएगा। कितने केस के लिए? 3 केस के लिए। 3 केस कौन कौन से? गुड्स नॉट लोडेड और लेस अनलोडेड, सॉरी गुड्स नॉट अनलोडेड और लेस अनलोडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मैंने बाहर से सामान मंगाया था जी, मैंने बाहर से सामान इंपोर्ट किया था
और आपको मैंने पहले भी कहा था सेक्शन 29 कहता है, सेक्शन 29 कहता है कि आना है तो इस पोर्ट पे आना है, इस पोर्ट के अलावा किसी पोर्ट पे नहीं जाना। अब अगर मान लो इस पोर्ट पे सामान अनलोड ही नहीं हुआ और अगर किसी और पोर्ट पे सामान अनलोड हो गया और वो मैटर है, उस केस के लिए तुम ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाओगे, तुम कहां पे जाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के पास जाओगे। अगर तुम्हारा केस बैगेज से रिलेटेड है, मैं बाहर से लगेज लेके आया, डिपार्टमेंट को लग रहा है उसमें तुमने घपलेबाजी की है, डिपार्टमेंट ने डिमांड क्रिएट कर दी, तो डिपार्टमेंट ने बोला भाई इतने की चोरी है। अब अगर ये वाला केस होगा तो वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजनल अथॉरिटी के पास जाएगा। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक में कोई घपलेबाजी है तो ड्यूटी ड्रॉबैक वाले केस जो होंगे वो भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के पास जाएंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं जी, इधर देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो जी। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स से निकल के आ रहा है सबसे पहला, कस्टम में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की कितनी तरह की होंगी? सर चैट बॉक्स में लिखते रहो, देखो तभी याद होगा चैप्टर। आपको देखने का लग रहा है एक पेज का डायग्राम है, इस एक पेज के डायग्राम को समझने में काफी टाइम लगेगा, वो भी तब अगर आप मेरा साथ दोगे। अगर साथ नहीं दोगे तो फिर दिखा लो, सब चैप्टर समझ में नहीं आएगा सर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है कस्टम में इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स और इन कंपैरिजन टू जीएसटी। तो अगर समझना तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा जी। दोबारा बोलो फटाफट से। नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन सी हो गई? दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गई। सबसे पहली कौन सी होगी? बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, और फिर यहाँ पे कौन हो गए? कमिश्नर। अभी हम बातें कर रहे हैं बिलो द रैंक वालों की, मतलब एसीडीसी की बातें कर रहे हैं। उसने ऑर्डर पास किया, सबसे पहली अपील कहाँ गई? कमिश्नर अपील। अब अगर उसने मेरे फेवर में पास किया तो अपील खत्म, काम खत्म, मैं घर आ गया। बट अगर उसने मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया, अगर उसने मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया तो गवर्नमेंट कह रही है अब जब अगेंस्ट ऑर्डर पास किया फिर चेक करिए केस कौन सा है, क्योंकि अगर ये केस वो 3 स्पेसिफाइड मैटर से रिलेटेड है, अगर ये केस वो 3 स्पेसिफाइड मैटर से रिलेटेड है, फिर तो ये डायरेक्टली जाएगा रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसकी रिवीजन होगी, इसकी अपील नहीं होगी। बट उन तीनों को छोड़ के अगर कोई दूसरा केस होगा फिर तो अपील करेगा ट्रिब्यूनल के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ये जो यहाँ पे लिखा है आपको मैं बता दूं, अगर ध्यान रखना, अगर जो मैटर उन तीनों के अलावा भी आप ट्रिब्यूनल के पास लेके जाना चाहते हो, वो मैटर तभी वहां जा पाएंगे अगर उनकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर है। मतलब ये कि अगर वैल्यू 2 लाख रुपए तक है तो ट्रिब्यूनल उन केसेस को रिजेक्ट करने की पावर भी रखता है। मतलब ट्रिब्यूनल बोल देगा निकलो ऐसे, दफा हो जाओ यहां से, भाई तुम्हारे 2 लाख रुपए केस है, 1.5 लाख रुपए है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसलिए बैठा हूं यहां पे? भाई साहब अगर तुम्हें मेरे पास कोई केस लेके आना है उसकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तब तुम मेरे पास केस लेके आओगे, नहीं तो मैं तुम्हारा केस एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा जी। मतलब कमाल की बात देखो, वो 3 केस, ध्यान रखना, वो 3 केस तो ट्रिब्यूनल के पास जा ही नहीं सकते, वो 3 केस तो ट्रिब्यूनल के पास जा ही नहीं सकते। और उन तीनों को छोड़ के कोई भी केस होगा, मैं ये नहीं कह रहा ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, क्या पता ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर ले, बट अगर वैल्यू 2 लाख रुपए तक की होगी तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है उसको रिजेक्ट करने की। वो रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है मैटर अप टू 2 लाख ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रिजेक्ट केस एक्सेप्ट 2 केस ऐसे हैं जहां पे 2 लाख रुपए की वैल्यू चेक नहीं करेंगे, एक तो रेट ऑफ ड्यूटी और एक वैल्यूएशन। मतलब अगर वैल्यूएशन वाला कोई केस है, मतलब वैल्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत है या रेट ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, उस केस में कोई 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं होगी। मतलब चाहे वो केस 1 लाख रुपए का है, चाहे वो केस 50,000 रुपए का है, ट्रिब्यूनल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जी, ट्रिब्यूनल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन की। इतना बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के लिए कौन कौन से केस जाएंगे जी? जल्दी बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के लिए कौन कौन से केस जाएंगे? एक तो मैंने क्या बोल दिया कि गुड्स अनलोड होना था बट गुड्स अनलोड नहीं हुआ, या अनलोड हुआ बट कम अनलोड हुआ। भाई आईजीएम के अंदर मेंशन था 100 किलो अनलोड होगा, आईजीएम के अंदर मेंशन था 100 किलो अनलोड होगा, अनलोड हुआ 40 किलो। भैया 60 किलो अनलोड क्यों नहीं हुआ? तो गवर्नमेंट कह रही है इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो रिवीजन के पास जाएगा। दूसरा मैटर बैगेज, इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तीसरा केस निकल के गया डीबी के, इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो भी कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के पास। ये 3 केस जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के पास। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रिवाइज करेगी वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो। मतलब जैसे आईटीएटी के अगेंस्ट फर्दर अपील हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवीजन कर दी है उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर इनके पास जाने का फॉर्म नंबर क्या होता है? फॉर्म नंबर होता है CA8। मैं दोबारा बोलूंगा, फॉर्म नंबर होगा CA8। CA का मतलब होता है कस्टम अपील, कस्टम अपील 8 फॉर्म नंबर है। और ध्यान रखना ये 3 केस भी
ये 3 केस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तभी जाएंगे अगर इनकी वैल्यू 5000 से ऊपर की होगी। मतलब अगर वैल्यू 5000 तक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दफा कर सकता है। मतलब वो दफा का मतलब समझ गए ना, पंजाबी में कहते हैं दफा करना। दफा करना का मतलब साइड हो जाओ भाई, हम तुम्हारे केस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब वो एलिजिबल ही नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के पास जाने के। बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कह रही है भैया ऐसे नहीं है कि तुम 200 रुपए की केस लेके आ जाओगे, चिल्लड़बाजी लेके आ जाओगे। भैया चिल्लड़ है नहीं, 50 रुपए का मुद्दा है तो हमारा एक बार देखना। मतलब इतने ऑफिसर बैठे हैं, उनकी कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी। गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी कि अगर यहां तक का केस होगा तो हमारे पास टाइम नहीं है साहब, ठीक है, तुम उस केस को हमारे पास मत लेके आना। बच्चा कह रहा है फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कोई रेमेडी नहीं है उसके अगेंस्ट, कोई रेमेडी नहीं है। मतलब जो ऑर्डर कंक्लूड हो गया, पहले वाले अथॉरिटी ने जो ऑर्डर कंक्लूड कर दिया वो कर दिया, हमारे पास मत आना। अगर हमारे पास आना है तो इस लिमिट से ऊपर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो केस हमारे पास आएगा, अदरवाइज वो केस हमारे पास नहीं आएगा जी, ठीक है। तो एक बार चेक करो, देखो जी यहाँ पे कमिश्नर, देखो मैंने क्या लिखा है, मैटर एक्सेप्ट 3 स्पेसिफाइड मैटर। तब तो जाओगे ट्रिब्यूनल के पास, फॉर्म नंबर भरोगे CA3। दोबारा बोलो, ट्रिब्यूनल के पास फॉर्म जाने के लिए क्या भरोगे? फॉर्म नंबर CA3। और अगर ये 3 मैटर हैं, 3 मैटर कौन कौन से ये लिखे हुए हैं, तो कहाँ जाओगे? रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो मैंने लिखा है नो फर्दर अपील, अपील कोई पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब तो ये चला गया ट्रिब्यूनल के पास, केस चला गया। केस कहाँ चला गया? ट्रिब्यूनल के पास केस चला गया। अब जब ये केस यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास चला गया, अब एक तो आया ट्रिब्यूनल के पास, सोच के बोला, एक केस पहुंचा ट्रिब्यूनल के पास, किसके थ्रू पहुंचा? यार बता दो यार, ऐसे काम कैसे बनेगा मेरे बच्चे अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। एक केस जो ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा, किस रूट से पहुंचा? रूट कौन सा पहुंचा? कमिश्नर के थ्रू पहुंचा। सर कमिश्नर के थ्रू ही तो पहुंचा, मतलब पहले ACDC ने ऑर्डर पास किया, आप गए कमिश्नर के पास, और अगर कमिश्नर के पास आप गए, सोच के बोलना, अगर कमिश्नर के पास आप गए तो कमिश्नर से फिर वो कहां गया? ट्रिब्यूनल के पास गया। मतलब ट्रिब्यूनल के पास केस जाने का एक रूट क्या बन गया? कमिश्नर। एक रूट क्या बन गया? कमिश्नर बन गया। अब दूसरा रूट क्या बनेगा कि अगर कमिश्नर ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अगर कमिश्नर ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसने ही ऑर्डर पास किया, तो फिर तो पहली अपील ही कहां पे होगी? ट्रिब्यूनल में। अब देखो ऊपर वाला केस देख लेना, साइड वाला, यहां पे चेक करो। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल कमिश्नर है, कमिश्नर है, तो फर्स्ट अपील करोगे ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में अपील करने की टाइम लिमिट होती है 3 महीने की टाइम लिमिट होती है, और एक्सटेंशन हो सकता है कितना वो लॉ में कहीं नहीं लिखा, ये लिखा एक्सटेंशन पॉसिबल है, कितना वो नहीं पता। जैसे वहां पे था ना कमिश्नर के, मतलब कमिश्नर के पास अपील जाने में 60 डेज प्लस में 30 डेज, बट ट्रिब्यूनल के पास जाने के 3 महीने प्लस एक्सटेंशन कितना वो लॉ में लिखा नहीं है। फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा जी, देखो फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा CA3, फॉर्म नंबर CA3 भरना पड़ेगा। लो जी, अब अपील आ गई अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास, अब ट्रिब्यूनल के पास आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ट्रिब्यूनल के पास अगर आ गई तो गवर्नमेंट ने बोला ट्रिब्यूनल के पास अगर अपील आ गई है तो वैसे अपील अगली जाती है हाई कोर्ट में, फिर जाती है सुप्रीम कोर्ट में। बट गवर्नमेंट कह रही है कि दो केस ऐसे होंगे जहां पे पहले हाई कोर्ट के पास नहीं, डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। मतलब 2 केस ऐसे होंगे जहां पे बीच में हाई कोर्ट आएगा नहीं, डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। और वो 2 केस कौन कौन से होंगे? 2 केस कौन कौन से होंगे? एक तो रेट ऑफ ड्यूटी वाले मेथड और एक वैल्यूएशन वाले मेथड। ये 2 मेथड ऐसे हैं जो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास होंगे, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, बीच में हाई कोर्ट नहीं आएगा। हाँ, इन दोनों को छोड़ के जो भी मैटर होंगे पहले हाई कोर्ट के पास जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे जी। देखो हाई कोर्ट के पास जाने के लिए फॉर्म नंबर CA6 होता है, 180 दिन की टाइम लिमिट होती है, प्लस में एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन गवर्नमेंट कह रही कितने दिन का वो लॉ में डिफाइन नहीं है, कितने दिन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस टाइम। फिर केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास 60 दिन में। सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई भी फॉर्म नंबर नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो। जैसे आपके वहां पे फॉर्म नंबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फॉर्म नंबर नहीं होता, वो आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगी, उस डिक्लेरेशन के थ्रू आपकी अपील जाएगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल से एक डायरेक्टली लाइन कहाँ जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और यहाँ पे देखो लिखा है डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन रिलेटेड जो ये मेथड होंगे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ये बात ध्यान देना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार वापिस आ जाओ जी, अब एक बार वापिस आ जाओ। अब एक बार मैंने अभी तक क्या क्या बताया है उसको गो थ्रू कराओ जी, अभी तक मैंने क्या क्या बताया उसको गो थ्रू कराओ। सबसे पहले मैंने ये बताया, बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो जी, मेरी तरफ देखो, इधर भी मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। सबसे पहले मैंने ये बताया जी, मान लो मैं असेसी हूँ कस्टम में, मैं असेसी हूँ, नॉर्मल में असेसी हूँ जी, मान लो मैं इंपोर्टर हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, कोई भी असेसी हूँ, मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो रही है, मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो रही है, तो मेरी असेसमेंट हो रही है, डिपार्टमेंट ने असेसमेंट की। अब डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ जी, जो बच्चे लेट आए हैं
ये बड़े स्टार्टिंग से नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट है मेरी बातों को सुन लो सर। एग्जाम में ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे तो सर जितनी आराम से सुनेंगे उसके लिए उतना बढ़िया होगा, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी सुनना पड़ेगा सर। नहीं सुनोगे तो ये मत कहना कि भाई पेपर बाहर से बन गया। मैं आपको हर चैप्टर के अंदर कह रहा हूं सर, बने ना बने मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 5 नंबर की हमारी लड़ाई है बस, क्योंकि 5 नंबर वैल्यूएशन से फिक्स है, बाकी 5 कहां से बनेंगे उसकी लड़ाई है। तो वो कहीं से ही बन सकते हैं। एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, क्या पता अपील में से बन जाए, उसका दिमाग घूम गया एडवांस रूलिंग में से बन जाए, उसका दिमाग घूम गया रिफंड में से बन जाए, उसका दिमाग घूम गया टाइप्स ऑफ ड्यूटी में से बन जाए, उसका दिमाग घूम गया इंपोर्ट प्रोसीजर, उसका दिमाग घूम गया डीबी के, उसका दिमाग घूम गया बैगेज, उसका दिमाग घूम गया। आप समझ रहे, बच्चा कह रहा है दिमाग कितना घूमेगा सर, इतने सारे चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा। यस, तभी तो मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है, न्यू सिलेबस में इनको कस्टम बनाना आया नहीं सर। इंस्टीट्यूट वालों को एक्चुअल में न्यू सिलेबस में कस्टम बनाना नहीं आया। जो इन्होंने सिलेबस डाला है वो 10 नंबर का नहीं है, कम से कम 40 नंबर का सिलेबस है। चलो ओल्ड सिलेबस के अंदर बात समझ में आती है, भाई 25 से 30 नंबर का है, इतने चैप्टर बनते हैं। अब जहां है ही 10 नंबर का, वहां बच्चा कितना करके जाएगा 5 नंबर के लिए? क्यों? क्योंकि 5 तो वैल्यूएशन में से बनना ही बनना है। बट फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूं सर, कर लोगे तो अच्छी बात होगी, एग्जाम में कुछ लिख के आ जाओगे, नहीं करोगे ना 5 नंबर फ्री के जाएंगे जी। तो सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, तो अब सबसे पहली अपील कहां करनी है? अपने दिमाग में ना इस डायग्राम को इमेजिनेशन में डालो, इस डायग्राम को फिट कर लो दिमाग में। सबसे पहले अपील कहां करनी है वो डिपेंड करता है ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। इस डायग्राम के अंदर मैं भी आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हो। इस डायग्राम के अंदर ऐसे 2 लाइनें बनी हुई हैं, 2 लाइनें मैंने बनाई है। अगर ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है, या ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर है। अब अगर बिलो द रैंक है, मतलब एसीडीसी है मान लो, तो सबसे पहली अपील कहां जाएगी? कमिश्नर अपील के पास जाएगी। केस खत्म हो गया। कितने दिन में जाएगी? 60 दिन में। 30 दिन का एक्सटेंशन और मिलेगा। ये बात होगी। फॉर्म नंबर क्या हो गया? CA1 फॉर्म नंबर हो गया। ये भी बात क्लियर हो गई। अब गवर्नमेंट कह रही कि जब ये अपील कमिश्नर अपील के पास जाएगी, कमिश्नर अपील के पास 6 महीने की रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट होती है ऑर्डर पास करने की। मतलब जो भी कुछ तुम्हारे केस का होगा वो कमिश्नर अपील वाले 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। लो जी, पहली अपील चली गई कमिश्नर अपील के पास। बट अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ही कौन? कमिश्नर है। तो अगर कमिश्नर ही अथॉरिटी है तो कमिश्नर के पास तो पहली अपील जा ही नहीं सकती। तो फिर पहली अपील कहां जाएगी? डायरेक्टली जाएगी ट्रिब्यूनल के पास। मतलब पहली अपील ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकती है। कब? एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, क्या फर्स्ट अपील ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है? आंसर इज यस। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब अगर ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर होंगे, उस केस में डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जाएगी जी। कितने महीने होंगे? 3 महीने प्लस एक्सटेंशन कितने दिन का पता नहीं। और यहां पे फॉर्म नंबर CA3 होगा। ये पॉइंट आपका निकल के आ गया। अभी हम वापिस आते हैं कमिश्नर अपील पे। अब कमिश्नर अपील के पास केस आया ना, प्लीज ध्यान सुनना। जब कमिश्नर अपील के पास केस आया तो कमिश्नर अपील ने मान लो केस देखना स्टार्ट किया। लेट्स टेक एग्जांपल, ये वाला केस है। उसने केस देखना स्टार्ट किया तो कह रहा भाई साहब ये मैटर तो उसका है, बैगेज से रिलेटेड है, बैगेज से रिलेटेड मेथड है, या ये मेथड डीबी के से रिलेटेड है। और ये मेथड जो है मान लो अनलोडिंग आपने की नहीं है अपने मतलब अप्रूव प्लेस पे, या अनलोडिंग आपने कम की है, ये मेथड वो वाला है। और उसने ऑर्डर पास कर दिया हमारे अगेंस्ट, उसने ऑर्डर पास कर दिया हमारे अगेंस्ट, और हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास करके हमें पकड़ा दिया। कह रहे भाई ये मेरा ऑर्डर है, ये ले जाओ। अब जब मैंने ऑर्डर पढ़ा कमिश्नर का, मैंने कहा तो मेरे अगेंस्ट है। अब मैंने कहा मेरे अगेंस्ट है, मेरे दोस्त ने कहा भाई टेंशन क्यों ले रहा है भाई, अगर ये ऑर्डर तेरे अगेंस्ट है, ऐसा करना तू ट्रिब्यूनल में अपील कर दे। भाई ये ऑर्डर तेरे अगेंस्ट है, ऐसा कर तू ट्रिब्यूनल में अपील कर दे। अब डिपार्टमेंट कह रहा है, मतलब लॉ कह रहा है कि तुम ट्रिब्यूनल में अपील नहीं कर सकते इन तीनों केसेस से रिलेटेड। कौन कौन से केस? अगर तुम्हारे गुड्स की अनलोडिंग नहीं हुई या कम हुई, या बैगेज वाला मैटर है, या कोई ड्यूटी ड्रॉबैक वाला मैटर, इन तीनों केस में तुम अपील नहीं कर पाओगे। इस केस में तुम्हें जाना पड़ेगा रिवीजनल अथॉरिटी, रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भी करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऑर्डर को रिवाइज करेगी, जो भी कुछ करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ट्रिब्यूनल यहां पे कुछ नहीं करेगा। बट हां, अगर वैल्यू पर केस की, अगर वैल्यू पर केस की 5000 तक है, उस केस में तुम यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन के पास नहीं जाओगे, कोई रेमेडी तुम्हें नहीं मिलेगी, चुप करके घर जाओ, जो कमिश्नर ने पास किया वही फाइनल ऑर्डर है। चलो जी, आपके 3 केस हैं, आप मेरे पास आ गए, मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मैंने ऑर्डर रिवाइज कर दिया आपके फेवर में। अगर फेवर में कर दिया काम खत्म। बट अगर मैंने जो रिवीजन की ना आपके अगेंस्ट की,
अब अगर रिवीजन मैंने आपके अगेंस्ट की है, क्या इसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल है? गवर्नमेंट कहती नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिवीजन होगी वो फुल एंड फाइनल होगी, उसके अगेंस्ट में अपील पॉसिबल नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो, केस हो गया कंक्लूड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? बच्चा कह रहा है सर। अब ये तो हो गया उन 3 केस का, वो 3 केस क्या होंगे? एडजुडिकेटिंग से कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील से सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे। मान लो कमिश्नर के पास जो केस है वो उन तीनों के अलावा कोई दूसरा केस है, उन तीनों के अलावा कोई दूसरा केस है जी। तो कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया मेरे अगेंस्ट। अब जब मेरे को अगेंस्ट ऑर्डर पास किया और वो उन तीनों में से कोई केस नहीं है, तो फिर मैं अपील कहां करूंगा? सेकंड अपील कहां करूंगा? ट्रिब्यूनल के पास। अब गवर्नमेंट कह रही कि अगर तुम ट्रिब्यूनल के पास अपील करने जा रहे हो, अगर तुम ट्रिब्यूनल के पास अपील करने जा रहे हो तो ये बताओ मैटर कौन सा है? मैं कह रही अब क्यों बताना है मैटर कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला तो है ही नहीं। कह रहे बता भाई मैटर कौन सा है। मैं कहा मैटर क्यों बताना है? कह रहे बता तो सही मैटर कौन सा है। मैं कहा मैटर है रेट ऑफ ड्यूटी का झगड़ा है। मैं कहा मैटर है वैल्यूएशन में झगड़ा है। कह रहे भाई फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा ट्रिब्यूनल के पास जा, कोई लिमिट भी नहीं है, केस 2 लाख तक का हो, 2 लाख से ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, जा तो ट्रिब्यूनल के पास जा। मैं कहा बट मेरा केस तो वो है ही नहीं, मेरे केस मान लो क्लासिफिकेशन की दिक्कत है, मेरा मान लो क्लासिफिकेशन की दिक्कत है, रिफंड का इशू है, कुछ मतलब कोई दूसरा इशू है, उन दोनों को छोड़ के। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई अगर 2 लाख रुपए तक का केस होगा, 2 लाख रुपए तक का केस होगा तो कमिश्नर तुझे वापिस, सॉरी ट्रिब्यूनल तुझे वापिस भेज सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है केस, ये वाला केस रिजेक्ट कर सकता है। और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो भैया कोई रेमेडी नहीं है, चुप करके फिर जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया वही फाइनल ऑर्डर होगा। ठीक है जी। अब मैं गया ट्रिब्यूनल के पास, फॉर्म नंबर क्या होगा जी? ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए वही 3 महीने प्लस में एक्सटेंशन होगा, फॉर्म नंबर CA3 होगा। अब ये केस ट्रिब्यूनल के पास आ गया, ये केस आ गया ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल के पास रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट होती है 3 साल की ऑर्डर पास करने में, 3 साल के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा जब ये केस ट्रिब्यूनल के पास आता है, एक बात बताना जी, जब ये केस ट्रिब्यूनल के पास आएगा, अब होता क्या, ट्रिब्यूनल के पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है जो अपने इनकम टैक्स के अंदर में भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव का अगर थोड़ा बहुत ध्यान है, मेमोरेंडम टू क्रॉस ऑब्जेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम टू क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम टू क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मेरे पास, जब ट्रिब्यूनल के पास केस आया, जब ट्रिब्यूनल के पास केस आया, मान लो असेसी ने अपील कर दी ट्रिब्यूनल में, तो असेसी कौन हो गया? असेसी हो गया अपलेंट। असेसी कौन हो गया? अपलेंट। अपलेंट का मतलब जो अपील करने वाली पार्टी होती है उसको हम बोलते हैं अपलेंट पार्टी। अब अपील किसके अगेंस्ट की गई है? कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है, उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट, उस पार्टी को बोलते हैं रिस्पोंडेंट पार्टी। तो कमिश्नर यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कमिश्नर को, या जिसके अगेंस्ट में अपील की गई है, फॉर एग्जांपल इस कमिश्नर के अगेंस्ट अपील की गई है, तो उनको वो क्या बोलेगा कि तुम अपनी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करो, तुम अपनी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करो 45 दिन के अंदर अंदर, भाई तुम्हारे अगेंस्ट में ये अपील हमारे पास आ चुकी है। तो देखो मैंने यहाँ पे साइड में एक लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन बाय रिस्पोंडेंट, फॉर्म नंबर होता है CA4, ये फॉर्म नंबर है CA4, 45 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता हो कि अगर बाई चांस मान लो ट्रिब्यूनल वाला केस हमारे एग्जाम के अंदर बन जाए, क्योंकि पूरा अपील का हिरारकी नहीं बनेगा सर, कभी ये मत सोचना कि पूरा अपील का हिरारकी ही बन जाएगा, क्योंकि अपील का हिरारकी 5 नंबर के अंदर नहीं बन सकता। वो ये पूछेंगे भाई हाँ भाई ऐसे कौन कौन से केस हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ऐसे कितनी वैल्यू होंगी जो ट्रिब्यूनल जिसको रिजेक्ट कर सकता है, ऐसे कौन कौन से केस होंगे जो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब आ गया ट्रिब्यूनल के पास जी। अब ट्रिब्यूनल के पास जी देखो, अब ट्रिब्यूनल के पास जब केस आए तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो मैटर रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन का है फिर तो डायरेक्टली अपील कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने का फॉर्म नंबर CA6 होगा, 180 डेज प्लस में एक्सटेंशन, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के 60 दिन होंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। अब मैं आपको ना देखो मैंने लिखा है फीस रीड फ्रॉम दी बुक, आपको फीस जो है ना, अच्छा ध्यान रखना, और फीस आपको रीड करनी है बुक से। अब फीस से पहले ना एक पॉइंट मुझे और बताना है, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है प्री डिपॉजिट का इस चैप्टर में, बस यही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा जी, जो मेरे 2 सेशन है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, उसमें इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में बैक टू बैक 2 बार क्वेश्चन बना है प्री डिपॉजिट का, न्यू में नहीं कभी बना, ओल्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है 2 बार बैक टू बैक प्री डिपॉजिट का जी। अब ये प्री डिपॉजिट क्या बल है, जिसने GST में अपील का चैप्टर पढ़ा है उसको प्री डिपॉजिट के बारे में पता होगा। ठीक है, अब ये प्री डिपॉजिट क्या होता है जी, सुनना ध्यान से, प्री डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेकर आई
पहले इसका रीजन सुनो, ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेकर आई। सर एक बात मुझे सोच के बताना, आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी बताया था, आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी कहा था कि अगर अपील है, क्या इनकम टैक्स में या जीएसटी में, कस्टम में, क्या अपील करना आसान है। आपको मैंने पहले भी कहा था सर, पुश्तें निकल जाती हैं, पुश्तें निकल जाती हैं, अपील खत्म नहीं होती। आपने एक मूवी देखी होगी जोली एलएलबी 1 और जोली एलएलबी 2, उसमें बोलते हैं ना कितने केस पेंडिंग है, मतलब कितने करोड़ केस पेंडिंग अभी पड़े हैं जिनका नंबर ही नहीं आ रहा। मतलब केस किया था पापा ने, उसके बच्चे भी पापा बन गए, उसके बच्चे दादा बन गए, अभी तक वो केस चल रहा है। मतलब 20-20 साल, 25-25 साल, 10-10 साल केस ही अटक गया। और एसएससी को पता है केस अटक जाता है, तो एसएससी क्या करता है, चालाकपंती क्या करता है, अपील करता है। ऑर्डर आ गया अगेंस्ट में कमिश्नर का, मजे लेने के लिए क्या कर देगा, अपील कर देगा ट्रिब्यूनल में। और होता क्या था, वहां पे स्टे लगवा देते, स्टे का मतलब कि अभी कुछ पे नहीं करना, स्टे लगा दिया। क्यों, क्योंकि अभी केस अंडर प्रोटेस्ट है, मतलब अंडर लड़ाई चल रही है इसकी, इसलिए अभी तुम्हें कुछ पे नहीं करना, अब ये केस ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ऐसे भंगड़े डाल रहा है, कह रहा मुझे पता है मैं चोर हूं, मुझे पता है मैं चोर हूं, मुझे पता है मैं चोर हूं, उसके बावजूद भी देख लो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब मैं कुछ नहीं पे कर रहा। क्यों, क्योंकि केस चला गया ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल में मेरे से पहले 100 केस और है, मेरा केस कब आएगा पता नहीं। डिपार्टमेंट कह रहा है यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई, हर आदमी अपील करता है, स्टे लगवा देता है, हर आदमी अपील करता है, स्टे लगवा देता है, हर आदमी अपील करता है, स्टे लगवा देता है, पेमेंट नहीं करता। हम तो भाई साहब पेमेंट, अब 15-15, 20-20 साल बाद अगर मान लो केस कंक्लूड होगा और अगर मान लो फिर पेमेंट होगी तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। मान लो उस टाइम एसएससी रहेगा नहीं रहेगा, किससे रिकवरी करेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कत होगी, हम कैसे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया नो डाउट तुम फर्दर अपील करते रहो, बट कुछ पैसा हमें पहले ही डिपॉजिट करा दो, कम से कम कुछ रिकवरी तो हमें दो भाई, सारी नहीं कुछ रिकवरी तो हमें दो ना। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया सुनना आप ध्यान से, अगर तुम्हें आगे अपील करनी है, अगर तुम्हें आगे अपील करनी है तो वो अपील तुम्हें करने ही तब देंगे जब तुम पहले कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट कराओगे। मतलब तुम यहां पे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओगे, पहले तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओगे, तब आगे भगवान के दर्शन करना, नहीं तो निकल लो यहां से, निकल लो, चुप करके निकल लो, तुम्हें कोई दर्शन वर्शन करने नहीं देंगे, पहले मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा। बच्चा कहता है सर कितना चढ़ावा चढ़ेगा मंदिर में, चढ़ावा चढ़ेगा जितनी, अगर ध्यान रखना जी, अगर तुम्हारी दिक्कत है, अगर तुम्हारा अमाउंट डिस्प्यूटेड है ड्यूटी का, भाई ड्यूटी से रिलेटेड दिक्कत है या ड्यूटी प्लस पेनल्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ये ड्यूटी प्लस पेनल्टी है जी। मे बी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने कहा था ना मेरे समझाए बिना डायग्राम समझ में नहीं आएगा, तो यह ड्यूटी प्लस पेनल्टी डिस्प्यूट लिख लेना जी। इसको ना ऐसा करना, इसको बड़े डायग्राम पे बना लेना, मैंने तो बना दिया ना छोटे पे, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था, आप एक चाहे बड़ा चार्ट लेके बना लेना जी। बच्चा कह रहा था हमारे एग्जाम है 20 दिन के बाद, कैसी कैसी बातें करो नालायको, जिनके एग्जाम दिसंबर में है वो तो बना सकते हैं। अब एक देखो, एक दिन पहले भी अगर आपने इस डायग्राम को सही ढंग से पढ़ लिया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा, और बताओ क्या चाहिए। सर ये डायग्राम ऐसे नहीं बना, एक एक लाइन पढ़ी गई है उसके बाद डायग्राम बना ताकि आपको आसानी हो जाए, नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो लाइनें पढ़वा देता, आपको याद कुछ भी ना होता, समझ में ही नहीं आता। अब पूरा कम से कम समझ में तो आ रहा है कि डायग्राम सामने है कि हाँ किस तरह से प्रोविजन बना हुआ है। अब सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारा डिस्प्यूट रिलेटेड है ड्यूटी से या ड्यूटी प्लस पेनल्टी से, अगर तुम्हारा डिस्प्यूट रिलेटेड है ड्यूटी से या ड्यूटी प्लस पेनल्टी से, तो फिर तुम्हें प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा 7.5% ऑफ ड्यूटी। कितना मैंने कहा है, 7.5% ऑफ ड्यूटी, मतलब जितनी तुम्हारी डिस्प्यूट, जितना तुम्हारी ड्यूटी बनती है उसका 7.5% तुम हमें यहां पे भुगतान करके जाओगे, फिर तुम आगे अपील करोगे, नहीं तो तुम्हारे पास अपील करने का राइट ही नहीं है। बच्चा कहता है सच समझ में नहीं आया। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे लास्ट के 2 लेक्चर में करेंगे। एग्जांपल अभी दे देता हूं जी। एग्जांपल ये है, मान लो मैं एसएससी हूं, मेरी लड़ाई है ड्यूटी और पेनल्टी से रिलेटेड, और ड्यूटी है मान लो 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की पेनल्टी है, 15 लाख रुपए की लड़ाई है। तो जब मुझे 15 लाख रुपए की लड़ाई करनी है, भाई 10 लाख रुपए की तो ड्यूटी के लिए अगेंस्ट केस करना है और 5 लाख की पेनल्टी के अगेंस्ट करना है, बिना बात की लगा दी है, मैं तो जाऊंगा आगे अपील में। अब 15 लाख रुपए की लड़ाई है, तो अगर मेरी लड़ाई 15 लाख रुपए की है, ध्यान सुना, अगर मेरी लड़ाई 15 लाख रुपए की है, मेरा क्वेश्चन यह है कि जो मुझे प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा, क्या वो 15 लाख रुपए का 7.5% जमा करवाना पड़ेगा या 10 लाख रुपए का 7.5% जमा करवाना पड़ेगा जी।
मैं दोबारा बोलूंगा सर, अगर मेरी लड़ाई 10 लाख की ड्यूटी है, 5 लाख की पेनल्टी है, 15 लाख रुपए की है, तो मुझे 15 लाख रुपए का 7.5% जमा करवाना पड़ेगा या 10 लाख रुपए का? 10 लाख रुपए का। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि चाहे तुम्हारा लड़ाई ड्यूटी की हो या ड्यूटी प्लस पेनल्टी की हो, प्री डिपॉजिट जो जमा होगा ना वो ड्यूटी का ही 7.5% जमा होगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। कई बच्चे यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं जी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहीं ऐसा ना कि आपको लगे विवेक सर पता नहीं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो हमें दिखा दो सर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देख लो जी, ये प्री डिपॉजिट है। चलो इलस्ट्रेशन ही देख लो, इलस्ट्रेशन से पता लग जाएगा। ये आपके मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन है, मेरे खुद की तो है नहीं। मिस्टर अनिरुद्ध वांट्स टू फाइल अपील बिफोर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहता है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने क्या बताया, 7.5%। ये 7.5% प्री डिपॉजिट जमा करवाना है अगर तुम्हें कमिश्नर में अपील करनी है। बट अगर तुम्हें अपील करनी है ट्रिब्यूनल में, मतलब अगर तुम्हें फर्स्ट अपील करनी है, अगर तुम्हें फर्स्ट अपील करनी है, फर्स्ट अपील चाहे ACDC से कमिश्नर के पास आ रहे हो, चाहे कमिश्नर के पास ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, मतलब अगर तुम्हें फर्स्ट अपील करनी है, दोबारा बोल रहा हूं जी, प्रॉब्लम क्या है, बच्चा ना रट लेता है, कमिश्नर में अपील करने के लिए प्री डिपॉजिट है 7.5%, ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए प्री डिपॉजिट है 10%। नहीं, यही बच्चे गलत करके आते हैं सर। अगर फर्स्ट अपील जा रही है, फर्स्ट अपील, मेरे को ये बताओ, ये डायग्राम है जी, ये बता दो बस, इसमें फर्स्ट अपील कहां है, कौन कौन सी फर्स्ट अपील है, कौन कौन सी फर्स्ट अपील है सर, मुझे जल्दी बताओ ना आंसर, कौन कौन सी मेरे बच्चे फर्स्ट अपील है, मेरे बच्चे, मेरे नालायक बच्चे, फर्स्ट अपील एक तो ये वाली है, ये फर्स्ट अपील है, और एक ये भी फर्स्ट अपील ही है, ये भी फर्स्ट अपील है सर, वो भी फर्स्ट अपील है, क्योंकि अगर कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो पहली अपील कहां जाएगी, ट्रिब्यूनल। तो गवर्नमेंट कह रहे जब फर्स्ट अपील करनी है, अगर आपने मेरे डायग्राम को देखो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है, यहां से भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है और यहां से भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों केस में प्री डिपॉजिट सेम है, इन दोनों केस में प्री डिपॉजिट सेम है। तो कई बार ना बच्चे ना रट लेते हैं सर, क्योंकि कई जो आप में से बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या होता क्या, जिसने भी कभी पहले पढ़ा हो, उनको ये रहता है कमिश्नर के पास जाएंगे तो प्री डिपॉजिट 7.5% है, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो वो 10% है, ट्रिब्यूनल के पास जाने पर 10% है, बट वो तब है जब सेकंड अपील की जा रही है ट्रिब्यूनल के पास। बट अगर पहली अपील ही ट्रिब्यूनल के पास जा रही है, उस केस में 7.5% ही होगा। नहीं विश्वास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इधर देख लो ध्यान से, पहले मैं आपको दिखाई दूं, ये देखो जी क्या लिखा हुआ है, प्री डिपॉजिट अपील टू कमिश्नर, कमिश्नर के पास देख लो, डिपॉजिटेड 7.5% ऑफ ड्यूटी, दोबारा पढ़ो 7.5% ऑफ ड्यूटी, दोबारा पढ़ो 7.5% ऑफ ड्यूटी, एक बार फिर पढ़ो 7.5% ऑफ ड्यूटी, सिर्फ ड्यूटी लिखा है, वेयर द ड्यूटी और ड्यूटी प्लस पेनल्टी आर इन डिस्प्यूट, मतलब जहां ड्यूटी या ड्यूटी प्लस पेनल्टी ये डिस्प्यूट में है तो 7.5% ऑफ ड्यूटी जाएगा। सर अगर डिस्प्यूट में सिर्फ पेनल्टी है, भाई पेनल्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो फिर 7.5% ऑफ पेनल्टी, मतलब अगर ड्यूटी से रिलेटेड है या ड्यूटी प्लस पेनल्टी से रिलेटेड है फिर तो 7.5% ऑफ ड्यूटी, इसका प्री डिपॉजिट आपको जमा करवाना पड़ेगा। और अगर सिर्फ डिस्प्यूट पेनल्टी का है तो फिर 7.5% किसका बन जाएगा, पेनल्टी का। और पेनल्टी वेयर सच पेनल्टी इज इन डिस्प्यूट इन परसुएंस, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर पेनल्टी से रिलेटेड है तो जहां पेनल्टी का डिस्प्यूट होगा फिर वहां 7.5% किसका बनेगा, पेनल्टी का बनेगा। अब देखो जी, अगर ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं तो ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, ध्यान से, द ट्रिब्यूनल शैल नॉट एंटरटेन एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 129A1 बाय प्रिंसिपल कमिश्नर, याद आ रहा कुछ, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम, अनलेस द अपलैंड हैज डिपॉजिट 7.5% ऑफ ड्यूटी वेयर द ड्यूटी और ड्यूटी प्लस पेनल्टी आर इन डिस्प्यूट। मतलब ये भी चेक कर लो सर, बात किसकी कर रहे हैं, अगर ट्रिब्यूनल के पास केस आ रहा है, मतलब अगर इसके पास केस आ रहा है, कौन सा केस आ रहा है, प्रिंसिपल कमिश्नर वाला, तो 7.5%। देखो ट्रिब्यूनल के पास आ रहा है ना, फिर भी 7.5% है, तो लॉजिक क्या बन रहा है, लॉजिक ये बन रहा है कि जहां फर्स्ट अपील की बात होगी, चाहे वो कमिश्नर के पास जा रही है चाहे वो ट्रिब्यूनल के पास जा रही है, फर्स्ट अपील वाले केस में आपका प्री डिपॉजिट होगा 7.5% ऑफ ड्यूटी। किस केस में, देखो इफ डिस्प्यूट अगर ड्यूटी का है या ड्यूटी प्लस पेनल्टी का, और अगर सिर्फ पेनल्टी का है, इफ पेनल्टी डिस्प्यूट, अगर पेनल्टी का डिस्प्यूट है तो 7.5% ऑफ पेनल्टी, ठीक है। चलो जी अब आ गए ट्रिब्यूनल के पास, अब आगे मतलब फर्स्ट अपील हो गई। अब अगर सेकंड अपील करनी है, अगर सेकंड अपील करनी है, सेकंड अपील कहां पे होगी जी, सेकंड अपील होगी अगर कमिश्नर से अपील जा रही है ट्रिब्यूनल के पास,
तो कुछ नहीं है, जहां 7.5% था वहां 10% हो जाएगा। देखो लिखा है लिमिट ऑफ प्री डिपॉजिट, कितनी लिखी है मैंने, लिमिट ऑफ प्री डिपॉजिट जो है वो 10% है इंस्टेड ऑफ 7.5%। मतलब 10% ऑफ ड्यूटी, 10% ऑफ ड्यूटी अगर डिस्प्यूट है ड्यूटी का या ड्यूटी प्लस पेनल्टी का, और अगर सिर्फ पेनल्टी का डिस्प्यूट है तो फिर 10% ऑफ पेनल्टी, बट ये 10% जो है ये इन एडिशन टू 7.5% है। मतलब ध्यान रखना, जो आपने 7.5% पहले जमा कराए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि 7.5 के अलावा 2.5% और जमा करवाने हैं। मतलब 7.5 तो आपने वहां पे जमा करवा दिए हैं, आपको 10% और जमा कराने हैं, मतलब 17.5% आपका डिपॉजिट जाएगा। बच्चा कहता है सर अगर बाद में हम केस जीत गए तो जीत गए, आपको डिपॉजिट वापस मिलेगा, अगर उसमें डिले हुआ तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलेगा जी। प्री डिपॉजिट विद इंटरेस्ट मिलेगा जी, प्री डिपॉजिट विद इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, ध्यान रखना। और अगर आप बाद में हार गए तो भैया 15% पर एनम इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा प्री डिपॉजिट का जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा प्री डिपॉजिट का। अब हाई कोर्ट के पास फॉर्म नंबर CA6 है, 180 दिन का टाइम पीरियड है, प्लस में एक्सटेंशन पॉसिबल है, कितना वो लॉ में लिखा नहीं है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 60 दिन की बात होगी जी, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ फीस, आपको फीस ना यहाँ से उतारनी है जी, ये फोटो क्लिक कर लेना। आपको सारी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, उस डायग्राम के अंदर सारा कुछ है, पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल आपके पास है सर, नहीं तो उस डायग्राम को पढ़ लेना। ये देखो जी, फ्रॉम एंड फीस ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील एंड अपील टू अपलेंट ट्रिब्यूनल। अगर आपको अपलेंट ट्रिब्यूनल के पास जाना है तो अपील करने की फीस होती है। अगर देखो जी, अमाउंट ऑफ ड्यूटी इंटरेस्ट डिमांडेड एंड पेनल्टी, अगर केस 5 लाख रुपए तक का है, सॉरी केस हाँ 5 लाख रुपए तक का है तो 1,000 रुपये की फीस है। 5 लाख से ऊपर 50 लाख तक का है तो 5,000 रुपये की फीस है, और अगर 50 लाख से ऊपर वाला केस है तो 10,000 रुपये की फीस है। तो एग्जाम में ना कई बार फीस भी पूछ लेते हैं जी, वैसे गोले भरने वाले पेपर नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर ये आती हैं चीज़ें, बट कुछ नहीं पता सर क्या पूछ लें, कुछ नहीं पता। तो ये फीस आपको ध्यान होनी चाहिए। ये फीस चाहे इसी डायग्राम में साथ में पेस्ट कर लेना कि ट्रिब्यूनल के पास करने की अपील कितनी होती है, फीस कितनी होती है। अच्छा ये तो हो गई ट्रिब्यूनल के पास जमा करवाने की। अब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजन कर रही है, देखो जी, फीस फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, द रिवीजन लिखा ना, द रिवीजन एप्लीकेशन इज फॉर्म नंबर CA8, आपको मैंने लिखवाया था, एंड शैल बी फाइल इन डुप्लीकेट शैल बी कंपेन्ड बाय ए फीस। अब फीस कितनी होगी जी, अगर केस आपका 1 लाख रुपए तक का है तो 200 रुपये की फीस है, और अगर केस 1 लाख से ज़्यादा का है तो फीस आपकी 1,000 रुपये की है। और नो सच फी शैल बी पेबल इन केस ऑफ एप्लीकेशन प्रेफर बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम। मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम अगर प्रेफर कर रहे हैं रिवीजन के लिए तो उस केस में कोई फीस आपको पे नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। और फिर अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है, हाई कोर्ट में अपील करने की फीस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी। हाई कोर्ट में अपील करने की फीस है सिर्फ और सिर्फ अकम्पेन्ड बाय फीस 200 रुपीज वेयर सच अपील इज फाइल्ड बाय एनी अदर पार्टी, ठीक है जी। और देखो अपील कितने दिन में लिखी है, अपील फाइल्ड बाय 180 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ऑर्डर अगेंस्ट इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर, ठीक है। ये आपकी हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा लिमिटेशन पीरियड कितना है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील टू हाई कोर्ट 180 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ऑर्डर बीइंग अपील अगेंस्ट द रिसीव बाय प्रिंसिपल कमिश्नर। द हाई कोर्ट में एडमिट अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड 180 डेज if it is satisfied that there was sufficient cause and not फाइलिंग ऑफ सेम विद इन दैट पीरियड। मतलब वही बात आ गई ना, कितने दिन का एक्सटेंशन है वो नहीं लिखा, एक्सटेंशन है कितने दिन का वो नहीं लिखा, कह रहे एक्सटेंशन कर सकते हैं कि अगर जेन्युइन रीजन होगा तो एक्सटेंशन कर सकते हैं, वही बात मैंने इस डायग्राम के अंदर लिखी है। तो सर डायग्राम में सारा कुछ कंप्लीट है, एक एक लाइन पढ़ के डायग्राम बनाया गया है। जो मेरे को चैप्टर पढ़ने में 4 घंटे में पढ़ने में और 1 घंटा डायग्राम में लगा, आपको मैंने ये लगा लो 40 से 50 मिनट के अंदर डायग्राम कंप्लीट करवा दिया। एक्चुअल में सर मैं लगाना चाहूँ तो इस चैप्टर पे 3 घंटे लगा दूँ, और वो लग भी जाएंगे, क्यों, जब एक एक लाइन पढ़ेंगे 3 घंटे ही लगेंगे। बट मैं नहीं चाहता आपके 3 घंटे लगे, क्यों, क्योंकि जब मैं ऑलरेडी इस पे 3-4 घंटे लगा चुका हूँ और डायग्राम मैं बना चुका हूँ, तो हम 3 दोबारा घंटे क्यों लगाएं। बाकी अगर आपको लगाने हैं तो बुक आपके पास आप पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें सब कुछ आ चुका है जी, ठीक है। लो जी, अब एक बार लास्ट टाइम फटाफट से रिविजन करा दो जी, उसके बाद फिर पैकअप करते हैं अपील का टॉपिक, और फिर आपने एक बार घर से रीड करके आना टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाला टॉपिक, ठीक है। और मैं चाहता हूं अब सारे बच्चे ना अगले आने वाले 5 से 10 मिनट चैट बॉक्स भर दें, भर दें। मतलब मैं कह रहा हूं 40 बच्चे बैठे हैं, 35 जितने बच्चे सामने बैठे हैं ना, मैं जब आपके कमेंट देखूं दिल खुश हो जाए कि वाकई प्रोफेशनल वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं जी, ठीक है।
लो जी फटाफट बताओ जी, अपील अंडर कस्टम। अब अगर मैं कस्टम में अपील की बात करूंगा, सबसे पहले अपील कहां पे जाती है जी? सबसे पहले अपील कहां पे जाएगी? वो डिपेंड करेगा, ऐसे बोलो, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, जल्दी बोलो, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर से लेस रैंक है, मतलब उससे लेस रैंक की है, बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर है, मतलब एसीडीसी है, तो पहली अपील जाएगी कमिश्नर अपील के पास। और अगर प्रिंसिपल कमिश्नर है, कमिश्नर खुद है, तो फिर पहली अपील जाएगी ट्रिब्यूनल के पास। अगर अभी बात कर रहे हैं कि ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी एसीडीसी है, तो पहली अपील फाइल करनी है कमिश्नर के पास। अपील फाइल तभी कर पाओगे, अब पूरा लॉजिक पढ़ के चलते हैं, पूरा हिरा के पढ़ के चलते हैं। अपील फाइल तभी कर पाओगे अगर आपने प्री डिपोजिट जमा करवा दिया। प्री डिपोजिट कितना जमा करवाना है? अगर तुम्हारा डिस्प्यूट ड्यूटी से रिलेटेड है या ड्यूटी प्लस पेनल्टी से रिलेटेड है तो 7.5% ऑफ ड्यूटी, और अगर ड्यूटी प्लस पेनल्टी है तो भी 7.5% ऑफ ड्यूटी। बट अगर सिर्फ पेनल्टी का डिस्प्यूट होगा तो 7.5% ऑफ पेनल्टी। ये बात ध्यान देना जी, ये बात क्लियर हो गया जी। ये प्री डिपोजिट जमा करवाना पड़ेगा, फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा CA1, 60 दिन में अपील जाएगी, 30 दिन का एक्सटेंशन और मिलेगी जी। और फीस आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फीस लो में नहीं लिखी हुई जी, यहाँ पे फीस आपके मॉड्यूल में यहाँ पे नहीं है, फीस है ट्रिब्यूनल के पास लेके जाने की। ये फर्स्ट अपील हो गया जी। अब यहाँ पे अर्जमेंट कितनी बार होगी? 3 बार मैक्सिमम आपकी अर्जमेंट होगी। अब चली गई कमिश्नर अपील। जब कमिश्नर अपील के पास केस गया, फिर हमें क्या चेक करना है जी कि मैटर वो 3 तो नहीं है, यहाँ पे मैटर अलग कर दो, 3 मैटर अदर मैटर। अगर ये 3 मैटर है डायरेक्टली रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्म नंबर CA8, वैल्यू आपकी 5000 से ऊपर होनी चाहिए। तीन कौन कौन से हैं? अगर गुड्स की अनलोडिंग नहीं हुई या कम अनलोडिंग हुई है या बैगेज वाला या DBK वाला, उस केस में रिवीजन के पास जाएगा। और अगर मान लो गवर्नमेंट कहते 3 केस नहीं है, उसके अलावा कोई केस है, उसके अलावा कोई केस होंगे, फिर तो बाइफर्केशन करो, रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यू वाले, तो भैया हर केस में ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे वैल्यू कितनी मर्जी हो। बट अगर इसके अलावा कोई केस होंगे 2 लाख रुपए तक का है, तो ट्रिब्यूनल उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर ट्रिब्यूनल के पास जाना है, फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा CA3, 3 महीने की टाइम लिमिट होगी, 3 महीने की, हाँ 3 महीने की टाइम लिमिट होगी, प्लस में एक्सटेंशन होगा, कितना वो यहाँ पे लो में लिखा नहीं हुआ। और कमिश्नर जो होगा वो 6 महीने में ऑर्डर पास करेगा, और ट्रिब्यूनल 3 साल के अंदर ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट रखेगा। और प्रिंसिपल कमिश्नर से भी केस कहाँ आएगा? ट्रिब्यूनल के पास आएगा। अगर ट्रिब्यूनल के पास आना है तो प्री डिपोजिट जमा करवाना पड़ेगा 10% ऑफ ड्यूटी, अगर डिफॉल्ट है मतलब अगर डिस्प्यूट है ड्यूटी का या ड्यूटी प्लस पेनल्टी का। और अगर सिर्फ पेनल्टी का डिस्प्यूट है तो फिर कितना जमा करवाना पड़ेगा जी? 10% पेनल्टी का। अच्छा ये तो हो गया, 10% जो है वो इन एडिशन टू 7.5% है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद गवर्नमेंट कहते हैं अब ट्रिब्यूनल के पास आ गया। अब 2 केस ऐसे होंगे, रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यू वाले, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट बाकी सारे केस जो होंगे पहले जाएंगे हाई कोर्ट के पास, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर हाई कोर्ट के पास जाना है, फॉर्म नंबर CA6 होगा, 180 दिन प्लस में एक्सटेंशन होगा, कितना वो लो में लिखा नहीं हुआ, और हाई कोर्ट जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जी। वहाँ पे 60 दिन की टाइम लिमिट होगी, और वहाँ पे कोई भी फॉर्म नंबर नहीं होगा। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं, और ये चीज़ें हैं सर। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास केस जाता है 45 दिन के अंदर अंदर। ये कौन फाइल करेगा? रिस्पोंडेंट फाइल करेगा जी, ठीक है। लो जी, ये आपका पूरा डायग्राम है। अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जी, ये पूरा डायग्राम आपका एक पेज में यहाँ पे और मैक्सिमम, हाँ एक बात और रहेगी, मैक्सिमम प्री डिपॉजिट जो हो सकता है वो 10 करोड़ रुपए का हो सकता है जी। मतलब आपका प्री डिपॉजिट मान लो आपने 10% निकाला, 7.5% निकाला, वो 12 करोड़ बन गया, 15 करोड़ बन गया, 20 करोड़ बन गया, तो 10 करोड़ से ऊपर तो प्री डिपॉजिट जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट लिखना है यहाँ पे, प्री डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलेगा तो 6% पर एनम मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा रहा था जी, बच्चा कह रहा है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा रहे थे आप, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो जी, ये क्वेश्चन दिखा रहा था मैं आपको। मिस्टर अनिरुद्ध वांट्स टू फाइल अपील बिफोर ट्रिब्यूनल। अब बिफोर ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील, प्रिंसिपल कमिश्नर नहीं, कमिश्नर अपील। मतलब अब क्या करना पड़ेगा? 10% किसका? ड्यूटी का। विच कन्फर्म, ध्यान से, विच कन्फर्म द ड्यूटी डिमांड कितने है जी? 30 लाख रुपए, एंड पेनल्टी इंपोज 5 लाख रुपए। तो डिस्प्यूट हमारा है ड्यूटी और पेनल्टी का। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोनू, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, मेरे आलू कलर के बच्चे, मेरे धनिया कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, अब डिस्प्यूट किसका है? क्या सिर्फ ड्यूटी का है? नहीं, ड्यूटी प्लस पेनल्टी का है। तो कह रहे हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। अब बताओ 35 लाख का मैं 10% कर दूं या 30 लाख का ही 10 होगा? सर 30 लाख का ही होगा, देख लो जी। 10% ऑफ ड्यूटी डिस्प्यूटेड अमाउंट व्हेन बोथ ड्यूटी एंड पेनल्टी इज इन डिस्प्यूट, हेंस प्री डिपॉजिट जो होगा वो 3 लाख रुपए का होगा। बताओ, ये क्वेश्चन है जी। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बने हुए हैं सर, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, न्यू के अंदर नहीं बने, ओल्ड के अंदर बने हुए हैं जी।
तो बच्चा कहता है ना सर वो जो लास्ट वाले चैप्टर समझ में नहीं आते, वो समझ में आएंगे कैसे, अब करके ही नहीं जाएंगे। तो मैंने इस बार पूरी कोशिश की है कि आपको बता दिए जाएं, ताकि जब एग्जाम में आप लिखने के लिए बैठो तो आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए, इस बार हाथ चलने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया, सही बता रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब निकालने एग्जाम। इतना टाइम हो गया ना सही, हमें खुद को भी अब लगना चाहिए कि हमें निकालने एग्जाम। ठीक है जी। तो ये वाला चैप्टर था रही अपील का। अब इसके अंदर बस आपने कुछ नहीं करना है, डायग्राम पढ़ने। अब अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। जितने रेलिवेंट पॉइंट थे वो सारे इस डायग्राम के अंदर आ चुके हैं। आपको मैं पेपर दिखा दूंगा जी, ऑलमोस्ट पॉइंट आपके इसके अंदर से बनेंगे। न्यू सिलेबस के अंदर कभी बने नहीं है तो पेपर में दिखा नहीं पाऊंगा, बट ओल्ड सिलेबस वालों को दिखा दूंगा। बाकी लास्ट के 2 लेक्चर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरह के, आप खुद फील करोगे कि अब आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं जी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका अपील का था जी, और ये यहाँ से आपका स्टार्ट होगा जी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, जो आपने एक बार खुद पढ़ के आना है जी। इसमें कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना, और रटने की कोशिश मत करना, सिर्फ सिंपल रीडिंग लेना जी, सिर्फ सिंपल रीडिंग लेना। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कस्टम में कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं, उस केस में लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर प्रैक्टिकल वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन बना तो फिर तो वहां पे सोल्व करके आना है, उसके हम प्रैक्टिकल पहले भी कर चुके हैं, बाद में भी करेंगे। ठीक है, चलो जी, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी अजीब लग रहा हो, मुझे बता देना जी। उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल की क्लास में। कल हमारी कस्टम की लास्ट क्लास होगी प्रोविज़न की, जिसमें हम करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और अगर एक आधा कोई पॉइंट पेंडिंग पड़ेगा वो मैं देख लूँगा, नहीं तो कल हमारा कस्टम खत्म होके फिर हमारे 2 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चंस के होंगे, 2 लेक्चर जो होंगे वो क्वेश्चंस के होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए डेली जी, थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, जय हिंद। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो जी।